तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी फैटी एसिड्स जो हैं इनकी ऑक्सीडेशन होनी है, ये सेल्स के अंदर जब भी एंटर होंगे इनकी डिग्रेडेशन होनी है, तो डिग्रेडेशन से पहले इन्हें एक्टिवेट करवाया जाता है। यानी फर्स्ट स्टेप इज द एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो जो अभी ग्लूकागोन मीडिएटेड हमने फैटी एसिड्स की एंट्री पढ़ी है कि ये सेल्स के अंदर एंटर होंगे, एंट्री के बाद जो पहला काम इनका होगा वो इनकी एक्टिवेशन है। तो एक्टिवेशन किस तरह से होगी, इसमें कहाँ कहाँ किन किन रिएक्टिव ग्रुप के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, इस चीज को क्लियर कीजिएगा। नॉर्मली फैटी एसिड की एक्टिवेशन का जो जनरल मतलब है वो ये है कि फैटी एसिड और कोएंजाइम ए के दरमियान जो है वो थायोएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन बनेगा और आपके पास एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगा। So normally this is a fatty acid molecule. ये कोई सा भी fatty acid हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि इसमें कौन सी R चेन प्रेजेंट है। So इस fatty acid के साथ this is the coenzyme A जिसका thiol ग्रुप जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इन दोनों के दरमियान कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। अल्टीमेटली जिस तरह से पहले हम देखते रहे हैं कि थायोएस्टर बॉन्ड बनेगा, उसी तरह से यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइल मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। प्रोटॉन के रिमूवल के बाद एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप और प्रोटॉन के रिमूवल के बाद अब शो हो रही है, अब शो हो रही है। यस मैम। तो यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप और प्रोटॉन के रिमूवल के बाद आपके पास जो है एक थायोएस्टर बॉन्ड जो है वो सिंथेसाइज होगा और ये थायोएस्टर बॉन्ड जो है वो इस चीज की इंडिकेशन होगी कि दिस इज अ वेरी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। सो नॉर्मली जो एंजाइम इस केस में यूज हो रहा है, दिस एंजाइम इज फैटी एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेसेज। एक ऐसा एंजाइम है जो कि एटीपी को यूज करेगा फैटी एसिड्स और कोएंजाइम ए के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। यानी जो थायोएस्टर बॉन्ड यहाँ पे बनना है, दिस बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। सो नॉर्मली जैसे आप लोगों ने बायोएनर्जेटिक्स में डिस्कस किया था कि एटीपी के अंदर 3 साइट्स हैं जहाँ पे जाके कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और डिपेंडिंग अपॉन कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर अटैक करता है, अल्फा बीटा या गैमा, हमारे पास जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो फर्दर सिंथेसाइज होती हैं। सो इस केस में यू कैन सी कि आपके पास जो पहला स्ट्रक्चर है, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यू कैन सी कि जो आपके पास फैटी एसिड है, सबसे पहले इनका जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इट विल कंडक्ट अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन दिस बॉन्ड। तो अगर ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, इट मीन्स कि आपके पास जो एएमपी मॉलिक्यूल है, जो एडिनाइलेट मॉलिक्यूल है जिसमें एडिनोसिन और एक फॉस्फेट ग्रुप, ये इस फैटी एसिड के साथ अटैच हो जाएंगे जिसको हम कहेंगे दिस इज फैटी एसाइल एडिनाइलेट मॉलिक्यूल। एडिनाइलेट मीन्स एएमपी, एडिनोसिन, राइबोज और एक फॉस्फेट। सो फर्स्ट जो आपके पास यहाँ पे जो अटैक है ये फैटी एसिड के इस रिएक्टिव ग्रुप ने किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ने किया है। और इस अटैक की वजह से आपके पास जो है वो एटीपी के जो नॉर्मली 3 फॉस्फेट ग्रुप्स थे, उसमें से 2 फॉस्फेट ग्रुप्स इन दी फॉर्म ऑफ पायरोफॉस्फेट रिलीज हो चुके हैं और जो एक फॉस्फेट ग्रुप है जो कि अभी भी एटीपी के स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये इन दी फॉर्म ऑफ एडिनाइलेट जो है ये इस फैटी एसिड के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप के अंदर आपकी दो में से अभी एक जो रिएक्टेंट्स है या जो एक जो सबस्ट्रेट है ये कंज्यूम किया है, सेकेंड सबस्ट्रेट जो है ये अभी भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। सो सेकेंड आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि इस फैटी एसाइल एडिनाइलेट के ऊपर, इस एडिनाइलेट और फैटी एसाइल के दरमियान की जो बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है, इसके ऊपर सेकेंड सबस्ट्रेट आके न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो कंडक्ट करेगी। यू कैन सी हियर कि कोएंजाइम ए में ये जो रिएक्टिव थायोल ग्रुप है, इस थायोल ग्रुप में सल्फर जो है जिसके पास जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर है, लोन पेयर प्रेजेंट है। सो दिस विल कंडक्ट अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन के ऊपर। और कार्बन जो है वो अपना ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो नॉर्मल बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है इन दिस फैटी एसाइल एडिनाइलेट, उस बॉन्ड को ब्रेक करेगी और एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगी विद कोएंजाइम में। सो अल्टीमेटली आपके पास ये प्रोडक्ट रिक्वायर्ड थी फॉर द चार्जिंग ऑफ फैटी एसिड। आपने फैटी एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ कोएंजाइम ए को अटैच करवाना था, लेकिन इस अटैचमेंट में एटीपी मॉलिक्यूल यूज हुआ है और एटीपी मॉलिक्यूल ने क्या किया है कि इस फैटी एसाइल ग्रुप को पहले अपने एडिनाइलेट यूनिट के साथ अटैच करवाया है और इस तरह से फैटी एसाइल एडिनाइलेट सिंथेसाइज हुआ था जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाउंड रहता है। और फाइनली फिर ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेसेज है, ये सेकंड सबस्ट्रेट व्हिच इज कोएंजाइम ए उसके साथ बाइंड करेगी एंड दिस सबस्ट्रेट विल अटैक ऑन द एंजाइम बाउंड फैटी एसाइल एडिनाइलेट और इनके दरमियान ये वाला जो बॉन्ड है उसे हाइड्रोलाइज कर देगी और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो इन दो सबस्ट्रेट्स के दरमियान बन जाए। सो अल्टीमेटली ये जो एडिनाइलेट
एडिनाइलेट है एट द एंड ये भी रिलीज हो जाएगा। सो यू कैन सी कि जो एटीपी है, एटीपी इस इनको फैसिलिटेट किस तरह से करवा रहा है कि इसने पहले अपना जो एडिनाइलेट मॉलिक्यूल है उसको फैटी एसिड्स में रिएक्टिव ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ अटैच करा दिया और एट द एंड उसे रिलीज करा दिया। और दूसरी तरफ जो पायरोफॉस्फेट यहाँ पे रिलीज हुई थी, यू कैन सी हियर कि ये पायरोफॉस्फेट की भी हाइड्रोलिसिस हो सकती है। देयर इज एन एंजाइम इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज जो कि नॉर्मली इन दो बॉन्ड्स को ब्रेक करने का पोटेंशियल रखता है और इन दो बॉन्ड्स को ब्रेक करके जो है एनर्जी को रिलीज करेगा। सो अल्टीमेटली अगर आप इस रिएक्शन को इंडिविजुअली देखें, इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेटेज की एक्सेस में अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो इस पूरे के पूरे रिएक्शन की जो डेल्टा जी नॉट वैल्यू है वो -15 किलो जूल पर मोल है, विच मीन्स कि आल्दो ये रिएक्शन एनर्जेटिकली फेवरेबल है लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को कपल्ड कर लो विद द सेकंड रिएक्शन व्हिच इज कैटलाइज्ड बाय इनऑर्गेनिक फॉस्फेटेज, तो जो दोनों नेट आपके पास जो डेल्टा जी वैल्यू होगी जो कि इन दोनों रिएक्शंस की डेल्टा जी वैल्यूज को सम करने के बाद आएगी, इट विल बी -15 प्लस -19। यानी इस केस में जो आपकी जो डेल्टा जी वैल्यू है वो 15 और 19 को ऐड करने के बाद आपके पास जो क्यूमुलेटिव वैल्यू आएगी उसको आप कहेंगे कि दिस इज द डेल्टा जी वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन। सो इस केस में इन दोनों रिएक्शंस को कपल करने का फायदा क्या हुआ है कि इंडिविजुअली जो आपका एक रिएक्शन रिवर्सिबल था यानी जो कि दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकता था, यहाँ पे यू कैन सी कि ये रिएक्शन जो है वो अल्टीमेटली जब आप इन दोनों रिएक्शंस को कपल करोगे इन एंजाइम की वजह से ये रिएक्शन जब कपल हो तो आपका जो नेट इफेक्ट है वो इस रिएक्शन की नेचर इरिवर्सिबल हो जाएगी। यानी आपके जितने भी जो फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं वो एनर्जेटिकली फेवरेबल प्रोसेस के थ्रू चार्जिंग की तरफ जाएंगे, यानी उनमें ये जो थायोईस्टर बॉन्ड है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। सो फर्स्ट स्टेप में आपके जो फैटी एसिड सेल के अंदर एंटर हुए थे, साइटोसोल के अंदर एंटर हुए थे। सेकेंड स्टेप में साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट एक एंजाइम फैटी एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज ने इन फैटी एसिड्स की चार्जिंग कर दिया, इन फैटी एसिड्स को एक्टिवेट कर दिया, उनको कन्वर्ट कर दिया इनटू दी फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, जिसमें फैटी एसिड के साथ एक कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल अटैच है। और इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए या इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाने के लिए देयर इज द सेकंड एंजाइम इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज जो कि साइमल्टेनियसली यूज हो रहा है, जो कि यहाँ पे रिलीज होने वाले पायरोफॉस्फेट की हाइड्रोलिसिस करा रहा है। सो अभी तक हमारे पास जो फैटी एसिड्स थे जो कि सेल्स के अंदर एंटर हुए हैं वो साइटोसोल के अंदर ही प्रेजेंट है, लेकिन उनके अंदर जो एक चेंज हमने ऑब्जर्व किया है वो चेंज ये है कि ये फैटी एसिड्स जो है ये अपनी असाइल कोएंजाइम ए फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गए। यानी फैटी एसिड्स में जो नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था अब उस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ एक कोएंजाइम ए आके अटैच हो गया। सो नेक्स्ट इन फैटी एसिड ने साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ मूव करना है, बिकॉज मैंने आप लोगों से पहले ये चीज कही है कि फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन के लिए इनकी डिग्रेडेशन के लिए जितनी एंजाइमेटिक मशीनरी है वो साइटोसोल के अंदर अवेलेबल नहीं है, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है। सो अगर इन फैटी एसिड्स ने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है सेल के लिए एटीपी प्रोड्यूस करने हैं, इट मींस कि इन्होंने साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ मूव करना है। सो दिस इज अ शटल सिस्टम, ये वो चेन ऑफ यू कैन से इवेंट्स एंड रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू जो फैटी एसाइल कोएंजाइम में है ये साइटोसोल से अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ मूव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका जो फैटी एसाइल कोएंजाइम है ए है जो कि इस टाइम साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपनी असाइल मॉइटी, अब यहाँ पे मैं जब भी असाइल ग्रुप कहूंगी तो असाइल ग्रुप से आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि इस केस में मैं सिर्फ फैटी एसिड की बात कर रही हूँ। सो फर्स्ट स्टेप में इस शटल में आप मल्टीपल रिएक्शंस को देखेंगे, लेकिन जो सबसे पहला रिएक्शन है इसमें यू कैन सी के जो फैटी असाइल कोएंजाइम ए है इसमें से कोएंजाइम ए रिलीज हो जाएगा, कोएंजाइम ए साइटोसोल में ही रहेगा और जो असाइल ग्रुप है जो फैटी एसिड चेन है ये अटैच हो जाएगी विद अ सेकंड कैरियर मॉलिक्यूल जिसे मैं कह रही हूँ यहाँ पे कार्निटीन। यानी कार्निटीन एक कैरियर मॉलिक्यूल है जो कि असाइल ग्रुप्स को अपने साथ अटैच करवाता है और उसके बाद इन्हें लेके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ जाता है। तो अगर साइटोसोल से इन फैटी असाइल कोएंजाइम ए ने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ जाना है, वहां पे जाके ऑक्सीडाइज होना है, तो पहला स्टेप क्या होगा कि ये कोएंजाइम ए को यहाँ पे रिलीज करेंगे और अपना जो असाइल ग्रुप है जो फैटी एसिड ग्रुप है इसको कार्निटीन के साथ अटैच करवा लेंगे। सो यू कैन से कि कार्निटीन और इस फैटी एसाइल कोएंजाइम ए के दरमियान जब रिएक्शन होगा तो कोएंजाइम ए अलग हो जाएगा
असाइल ग्रुप जो है वो कार्निटीन के साथ अटैच हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे इस रिएक्शन को कैटालाइज कराने के लिए जो एंजाइम अवेलेबल है, दिस इज कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 1। दिस इज अ ट्रांसफरेज जो कि असाइल ग्रुप को ट्रांसफर करवा रहा है फ्रॉम फैटी असाइल कोएंजाइम ए टू कार्निटीन। ट्रांसफरेजेस वो एंजाइम्स होते हैं ना जो कि किसी भी ग्रुप को ट्रांसफर करवाते हैं। तो यहाँ पे असाइल ट्रांसफरेज इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये फैटी असाइल ग्रुप को ट्रांसफर करवाएगा। और ट्रांसफर किस डायरेक्शन में करवा रहा है, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि फैटी असाइल कोएंजाइम ए से असाइल ग्रुप को कार्निटीन की तरफ ये ट्रांसफर करेगा। आप लोगों को कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 1 का फंक्शन पता होना चाहिए कि ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है और ये साइटोसोल में प्रेजेंट फैटी असाइल कोएंजाइम ए को कार्निटीन के साथ अटैच करवाएगा और अल्टीमेटली कार्निटीन असाइल इंटरमीडिएट सिंथेसाइज करवा देगा। दिस कार्निटीन असाइल इंटरमीडिएट कैन क्रॉस द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, यानी ये कार्निटीन चूंकि इसकी लिपोफिलिक नेचर है, ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, तो लिपिड्स भी चूंकि यहाँ पे आपके पास जो फैटी एसिड्स हैं ये भी नॉन पोलर इन नेचर है, तो ये क्रॉस कर सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ सकते हैं। लेकिन जस्ट लाइक द क्लोरोप्लास्ट, आपकी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसके बारे में भी हमने ये चीज देखी थी कि इसमें भी ये खास किस्म के मॉलिक्यूल्स को खास किस्म के ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू पास करवाती है बिकॉज इट इज हाईली इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपकी जो कार्निटीन असाइल इंटरमीडिएट है, इट कैन क्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वाया अ चैनल, वाया अ ट्रांसपोर्टर, जो कि कार्निटीन को सेंस करते हुए इस मॉलिक्यूल को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जाने की परमिशन दे देता है। सो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आपका ये जो कार्निटीन असाइल इंटरमीडिएट है, इसमें दोबारा से ट्रांसफरेज रिएक्शन के थ्रू ये जो असाइल ग्रुप है ये ट्रांसफर होगा फ्रॉम कार्निटीन टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम। बिकॉज अगर यहाँ पे कोएंजाइम ए रिलीज हो गया है, इट मीन्स कि जो चार्जिंग हमने पहले स्टेप में की है, लाइक यहाँ पे जैसे आपने प्रीवियसली देखा है कि आपके पास जो फैटी एसिड्स हैं जैसे ये साइटोसोल के अंदर एंटर होते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में इन फैटी एसिड्स के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ एक कोएंजाइम ए को अटैच करवाया गया था। अगर तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाने से पहले ये कोएंजाइम ए रिलीज हो जाएगा तो फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इट मीन्स कि जो आपने इनिशियली इस फैटी एसिड ग्रुप को एक्टिवेट किया था, इसको फैटी एसाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट किया था, ये अपनी एक्टिव से दोबारा जो है वो नॉन एक्टिव कन्फर्मेशन में चला गया या नॉन एक्टिव फॉर्म के अंदर चला गया। सो बेशक ये कोएंजाइम ए यहाँ पे रिलीज हो गया, लेकिन जो कार्निटीन असाइल इंटरमीडिएट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर दोबारा जाएगा, तो देयर इज अ सेकंड एंजाइम कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 2। Just like the carnitine acyl transferase 1, this carnitine acyl transferase 2 have the potential कि ये acyl ग्रुप को ट्रांसफर करवा सकते हैं, लेकिन इन दोनों की जो ट्रांसफर की डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी। लाइक कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 1 ने असाइल कोएंजाइम ए से असाइल ग्रुप को लिया था और उसे कार्निटीन में इनकॉर्पोरेट करवा के कार्निटीन असाइल इंटरमीडिएट सिंथेसाइज करवा दिया था। जबकि जो सेकंड एंजाइम है कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 2, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। ये कार्निटीन असाइल इंटरमीडिएट में से असाइल ग्रुप को पिक करेगा और इस असाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा टू एन अदर मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम। सो यू कैन सी कि अल्टीमेटली आपका जो असाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल है जो कि प्रीवियसली साइटोसोल में प्रेजेंट था, वो यहाँ पे रीजनरेट हो गया। लेकिन इस रीजनरेशन में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ने साइटोसोल के कोएंजाइम ए को यूज नहीं किया, बल्कि उसने अपना कोएंजाइम ए यूटिलाइज किया। सो अल्टीमेटली जो फैटी असाइल कोएंजाइम ए साइटोसोल में थे, वो वाया दिस कार्निटीन शटल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एंटर हो चुके हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर देयर आर मल्टीपल एंजाइम जो कि इन फैटी एसिड्स को डिग्रेड करने का पोटेंशियल रखते हैं, यानी जितने भी फैटी एसिड जैसे ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आएंगे तो इनकी फर्दर अब डिग्रेडेशन होगी या इनकी डाइजेशन होगी। और फैटी एसिड्स की जो बीटा ऑक्सीडेशन है या इनकी जो क्लीवेज के पाथवेज हैं, उसमें ये चीज याद रखिएगा कि हमेशा 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स जो हैं ये यहाँ पे क्लीव होंगे, यानी 2 कार्बन एटम्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एक फैटी एसिड चेन को लीव करेंगे और पीछे जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें से फर्दर जो है 2 कार्बन यूनिट्स in the form of acetyl coenzyme A in the second round of beta oxidation दोबारा से रिलीज होंगे। So here this is a molecule of palmitate जिसमें टोटल 16 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। So अगर आपके पास जो है वो हर एक बीटा ऑक्सीडेशन में
दो कार्बन यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो रिलीज होंगे या उनकी जो है वो यहाँ पे क्लीवेज होगी, इट मींस के फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ दिस 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड हमारे पास जो है वो 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होंगे, बिकॉज एक कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर दो कार्बन एटम्स होते हैं, सो 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर टोटल 16 कार्बन एटम्स होंगे। सो अल्टीमेटली आपके जो 16 कार्बन फ्रेगमेंट्स है इसकी बीटा ऑक्सीडेशन के बाद आपके पास 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होंगे, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो फर्दर टीसीए साइकिल के थ्रू एनएडी और एफएडी मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करवाएंगे। लाइकवाइज हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग द बीटा ऑक्सीडेशन NADH और FADH2 की प्रोडक्शन भी होती है। लाइक एक तरफ तो आपके पास जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, दूसरी तरफ इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के दौरान लाइक बीटा ऑक्सीडेशन का पाथवे जब हम डिस्कस करेंगे तो वी विल ऑब्जर्व के मल्टीपल एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि डीहाइड्रोजिनेजेस हैं, जो कि इन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के साथ साथ यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को भी रिलीज कराते हैं। तो बीटा ऑक्सीडेशन में भी रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहीं वेस्ट नहीं होंगे, बल्कि वो भी NADH और FADH की फॉर्म में जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, और फाइनली ये सारे के सारे NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो है वो ATP को प्रोड्यूस करेंगे। सो फैटी एसिड्स की जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है वो एक स्टेज में नहीं होगी, बल्कि 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं। यानी फैटी एसिड से एटीपी प्रोड्यूस करवाने के लिए आपको पहले जो है वो फैटी एसिड्स के दरमियान ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं इन्हें ब्रेक करवाना है, एसिटाइल कोएंजाइम ए को प्रोड्यूस करवाना है। सेकंड स्टेज के अंदर दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए विल फ्यूल द टीसीए साइकिल और वहां से NADH और FADH2 को प्रोड्यूस करवाएगा, और फाइनली ये NADH और FADH2 जो है ये अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके एटीपी को प्रोड्यूस कराएंगे। तो यहाँ तक आप लोग जो है वो फैटी एसिड्स किस तरह से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एंटर होते हैं इसको चैप्टर से एक दफा जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास बीटा ऑक्सीडेशन है इसका जो पूरा पाथवे है उसको पढ़ने से पहले इनके एंजाइम्स को मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, और एंजाइम्स के जो फंक्शंस हैं नॉर्मली 4 एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं। तो अगर आप इन एंजाइम्स को अच्छे तरीके से देख लेंगे समझ लेंगे तो बीटा ऑक्सीडेशन आप लोगों के लिए आसान रहेगी।